Okay, let's go. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सर हम बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट जो भी इनकम्प्लीट पार्ट है, आज स्टार्ट करने वाले हैं। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था बेटा प्रोप्राइटर, मीनिंग ऑफ प्रोप्राइटर, एंड देन हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ कैपिटल, एंड देन हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ ड्राइंग्स, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था गुड्स, एंड देन हमने डिस्कस किया बेटा परचेज अकाउंट, परचेजेस रिटर्न, एंड देन सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एंड उसके बाद हमने कवर किया बेटा मीनिंग ऑफ एंटिटी, और उसके बाद हमने कवर किया था बिजनेस ट्रांजैक्शन, और देन हमने कवर किया बेटा मीनिंग ऑफ अकाउंट। ये सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमने कवर किए थे प्रीवियस क्लास में। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं विच इज ऑल अबाउट एसेट्स। सर ये एसेट्स क्या होती हैं, क्या बेटा एसेट्स क्या होती है, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे जी। वैसे मैं सिंपली बोलूं, एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। सिंपल भाषा में अगर बात करें, प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, एक बिजनेस के पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, चाहे वो टेंजिबल प्रॉपर्टी हो चाहे वो इनटेंजिबल प्रॉपर्टी हो, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ठीक से सारे बच्चे अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब हम जो पढ़ने वाले हैं बेसिकली एसेट्स जो पढ़ने वाले हैं, एसेट्स में हमने यहाँ पर दो पार्ट बनाए हैं। फर्स्ट पार्ट है बेटा नॉन करंट एसेट्स एंड सेकंड है बेटा करंट एसेट्स। जी हाँ, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। हम करंट एसेट्स को शॉर्ट टर्म एसेट्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? शॉर्ट टर्म एसेट्स। एंड नॉन करंट एसेट्स को हम बोलते हैं बेटा लॉन्ग टर्म एसेट्स। Assets that are expected to be held by the entity for more than one accounting period, generally more than 12 months, and are not intended for sale in the normal course of business. सिंपल सी बात करें बेटा, लेटेस्ट सपोज एक स्टेशनरी बिजनेसमैन अपने शॉप पे फर्नीचर बनवाता है। बेटा फर्नीचर वहां पर उसका मेन रोल स्टेशनरी परचेज करना, सेल करना है। तो सर फर्नीचर फिर उसके लिए क्या है? एसेट्स है। क्यों? बिकॉज फर्नीचर बनाने का जो मेन जो उद्देश्य है, मेन जो पर्पस है, उसको यूज करना है, सेल करना नहीं। लिखा ना बेटा, नॉट इंटेंडेड फॉर सेल। उसका मेन ऑब्जेक्टिव फर्नीचर के साथ क्या है? उसको सेल करना नहीं है, उसको यूज करना है। लेटेस्ट सपोज उसने अपनी शॉप पे एसी का इंस्टॉलेशन करवाया। क्या एसी का इंस्टॉलेशन भी यूज के लिए है? बिल्कुल यूज के लिए है। इसका मतलब सर इनका लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज आने वाला है, तभी तो हम लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बोलते हैं। क्या आप इसको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करने के लिए ऐसा कर रहे हो? नहीं सर, हम सेल करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम यूज करने के लिए कर रहे हैं। की फीचर्स क्या है इसकी? लॉन्ग टर्म इन नेचर, यूज्ड इन ऑपरेशन, not easily convertible into cash, provide benefit for more than one period। जी हाँ, नॉन करंट एसेट्स का जो बेनिफिट है वो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड तक मिलता है। मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। सर ये कौन कौन सी एसेट्स हो सकती हैं? जैसे मैं बात करता हूं पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं सर? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। ठीक है बेटा। अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर भी एक होता है बेटा टेंजिबल एसेट्स और एक होता है इनटेंजिबल एसेट्स। तो लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी क्या है? ये टेंजिबल एसेट्स भी हैं। बट इनटेंजिबल एसेट्स की बात करें तो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सारे के सारे क्या है बेटा? इनटेंजिबल एसेट्स। सर टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स में डिफरेंस क्या है? वो एसेट्स जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है। जी हाँ बालकों, ठीक से सुनो, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो अपने आप में क्या है बेटा? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं। बट वो एसेट्स जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिनको हम देख नहीं सकते,
जिनको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, वो अपने आप में क्या है बेटा, इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स सर एक होता है बेटा इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है बेटा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं इसको, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। और लेटेस्ट सपोज आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, किसी कंपनी की सिक्योरिटीज खरीदी, परचेज किया आपने, लेटेस्ट सपोज टाटा कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो खरीदने का पर्पस क्या था, आपके पास सरप्लस फंड था और आपने वहां इन्वेस्ट कर दिया ड्यू फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। और क्या सर हो सकती है अदर नॉन करंट एसेट्स, अगर मैं बात करूं क्लास 11th की, तो ये कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट हो जाता है, फिर क्लास 11th के अकॉर्डिंग ये इतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, बट क्लास 12th के लिए बिल्कुल अदर नॉन करंट एसेट्स भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कहीं पर भी सिक्योरिटी डिपॉजिट की है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, तो वो अपने आप में क्या है बेटा, कैपिटल एडवांसेस, ठीक है। जैसे हम कई बार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए सिक्योरिटी देते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें इसमें कवर होगी। बात करते हैं बेटा करंट एसेट्स की। देखो बेटा नॉन करंट एसेट्स के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, वो एसेट्स जो एक एंटिटी हेल्ड करके रखता है, जो अपने पास होल्ड करके रखता है मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। जी हाँ, इसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड तक मिलता है। बट करंट एसेट्स वो है जिनका बेनिफिट आपको कब तक मिलता है, विद इन 12 मंथ, मींस एक अकाउंटिंग पीरियड तक मिलता है। बेटा यहां एक वर्ड लिखा है ऑपरेटिंग साइकिल, वो हम समझेंगे सर ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। वैसे ही ऑपरेटिंग साइकिल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लास 12th में ज्यादा आपके कवर है, बट अगर कोई बच्चा समझना चाहे तो मैं आपको बोल देता हूं कि ऑपरेटिंग साइकिल जो है बेसिकली एक वो टाइम पीरियड है जहां पर आपका कैश, लेटेस्ट सपोज एक बिजनेसमैन, उसने बिजनेस करना है, मैं आपको समझाता हूं पूरा डिटेल में। सर ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, वैसे क्लास 12th में हम डिटेल में पढ़ेंगे ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। सर लेटेस्ट सपोज आपके पास कैश है ₹5 लाख रुपीस कैश है, आपके पास ₹5 लाख कैश है, ठीक है बेटा, आपके पास कैश है ₹5 लाख। आपने क्या किया, सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेस किया और उसके बाद रॉ मटेरियल परचेस करने के बाद उस पर आपने कुछ काम किया, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। उसके बाद उसको फाइनल गुड्स बनाया और उसके बाद आपने इसको वेयर हाउस में स्टोर किया, उसके बाद आपने मार्केट में सेल किया जिससे डेटर्स या बिल्स रिसीवेबल क्रिएट हुए और अल्टीमेट वापस क्या हो गया, अमाउंट कलेक्ट हो गया, वापस डेटर से अमाउंट कलेक्ट हो गया। अब हो सकता है यहाँ 2 मंथ्स लगे, यहाँ 3 मंथ्स लगे, यहाँ 4 मंथ्स लगे, यहाँ 3 मंथ्स लगे, यहाँ 2 मंथ्स लगे, ठीक है ना, यहाँ हो सकता है 1 मंथ लगा। तो अल्टीमेट कितना हुआ, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15, तो यहां पर 15 मंथ्स आ रहा है, तो इसका मतलब ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम पीरियड कितना हो गया, 15 मंथ्स। क्या ऑपरेटिंग साइकिल का जो टाइम पीरियड है 12 मंथ से ज्यादा हो सकता है? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। मैं अब क्या बोलने वाला हूं, मैं ये बोलने वाला हूं नॉर्मली करंट एसेट्स की डेफिनेशन क्या रहती है, जिसका बेनिफिट या दोज एसेट्स विच आर कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 12 मंथ फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट। एक तो ये होता है, दूसरा होता है बेटा अगर वो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल भी है, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, तब भी क्या माना जाएगा, करंट एसेट्स माना जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। लेटेस्ट सपोज किसी डेटर से पैसा कलेक्ट हो रहे हैं और वो आपको हो रहे हैं 14 मंथ्स में हो रहे हैं। कब हो रहे हैं बेटा? 14 मंथ्स में अमाउंट कलेक्ट हो रहा है। और लेटेस्ट सपोज आपके बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल है 15 मंथ, तो सर फर्स्ट पॉइंट जो है विद इन 12 मंथ, वो तो कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, बट सेकंड कंडीशन क्या है, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल भी अगर अमाउंट कलेक्ट होता है तो क्या तब भी वो करंट एसेट्स माना जाएगा? द आंसर इज यस। तो इसका मतलब हमारे इस सिचुएशन में ऑपरेटिंग साइकिल का जो टाइम पीरियड था वो 15 मंथ था और आपको डेटर से अमाउंट कब कलेक्ट हो रहा है? 14 मंथ्स में। इसका मतलब
ये अगेन क्या माना जाएगा, करंट एसेट्स माना जाएगा। इसको डिटेल में हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। 11th के बच्चों को हम सिर्फ इतना बोलते हैं, विद इन 12 मंथ जिसका अमाउंट कलेक्शन हो जाए वो अपने आप में करंट एसेट्स है। ठीक है बेटा। उसके बाद उसके एग्जाम्पल की बात करें तो इन्वेंट्री, ठीक है बेटा, क्या है बेटा, इन्वेंट्री। उसके बाद में इन्वेंट्री, और उसके बाद में इन्वेंट्री के अंदर बेटा 3 ऑप्शन हो सकते हैं, रॉ मटेरियल हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है, फिनिश गुड्स हो सकता है। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल। सर ट्रेड रिसीवेबल में 2 चीजें, एक तो बिल्स रिसीवेबल प्लस डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल प्लस डेटर्स। एंड उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है बेटा, एक तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक्स, ड्राफ्ट्स इन हैंड, ये सारे चेक्स इन हैंड, ये सारे के सारे कहां आने वाले बेटा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में है। अदर करंट एसेट्स की बात करें तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसको हम करंट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, नेक्स्ट एडवांसेस टू सप्लायर, ये सारे के सारे किसके पार्ट है बेटा, अदर करंट एसेट्स। आपको अभी क्लास 11 के हिसाब से आप तीनों ये अच्छे से पढ़ लो, ये आप 12th में थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है इस चीज की कि वो ज्यादा डिटेल में बात कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। सिंपली आपको क्या समझना है बेटा, एसेट्स 2 प्रकार की होती हैं, फर्स्ट नॉन करंट एसेट्स, सेकंड करंट एसेट्स। जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिले उसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स, विच इज ऑल्सो नोन एज नॉन करंट एसेट्स। और जिसका बेनिफिट आपको कम टाइम पीरियड के लिए मिल रहा है वो अपना आप में शॉर्ट टर्म एसेट्स है। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, जिनका विद इन 12 मंथ तक आपको बेनिफिट मिलता है वो अपना आप में करंट एसेट्स है, जिसका बियॉन्ड 12 मंथ्स है वो अपना आप में नॉन करंट एसेट्स हैं। नॉन करंट एसेट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। उसमें 2 तरह की एसेट्स होती हैं, फर्स्ट टेंजिबल एसेट्स, दूसरा इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। जी हां बालकों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनका कोई ना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। जैसे मैं बात करूं लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। और इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बाकी आप लोग जानते हैं। और उसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बेटा लायबिलिटी। सर लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, रेस्पॉन्सिबिलिटी। जी हां रेस्पॉन्सिबिलिटी। सर बिजनेस में लायबिलिटीज क्या हो सकती है, लेट अस सपोज मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, मिस्टर एक्स ने अपनी पर्सनल सेविंग को बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया अपनी पर्सनल सेविंग को। क्या मैं इसे लायबिलिटी बोल सकता हूं? हां। वैसे तो हमने क्या बोला था, प्रोप्राइटर अगर अपना पर्सनल अमाउंट बिजनेस में इंट्रोड्यूस करे विच इज ऑल अबाउट कैपिटल। क्या कैपिटल को लायबिलिटी भी बोला जा सकता है? जी हां, कैपिटल को लायबिलिटी बोला जा सकता है, वो भी इंटरनल लायबिलिटी। क्या बोला जाएगा बेटा? इंटरनल लायबिलिटी। तो लायबिलिटी के 2 टाइप्स हैं बेटा। फर्स्ट जो टाइप है वो है बेटा इंटरनल लायबिलिटी, और इंटरनल लायबिलिटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा कैपिटल। ठीक है, और ये लायबिलिटी किसके टूवर्ड्स होती है? टूवर्ड्स द ओनर। एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो है बेटा वो कैसे क्रिएट हो सकती हैं? ड्यू टू क्रेडिट ट्रांजैक्शन, या फिर आपने जैसे कहीं से लोन लिया है। लेटेस्ट सपोज आपने रॉ मटेरियल क्रेडिट पे परचेज किया है तो आपकी लायबिलिटी टूवर्ड्स दी सप्लायर है। बट ये जो लायबिलिटी जो मैं बोल रहा हूं टूवर्ड्स दी सप्लायर, वो अपने आप में करंट लायबिलिटी है, बिकॉज इट इज शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। इसका पेमेंट जो है वो विद इन 12 मंथ हो जाएगा। और एक वो लायबिलिटी जिसका जो पेमेंट है वो 12 मंथ के बाद होने वाला है, वो अपने आप में क्या है बेटा? नॉन करंट लायबिलिटी। जैसा हमने पढ़ा था नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। अगर विद इन 12 मंथ जिसका पेमेंट हो रहा है, विद इन 12 मंथ मतलब शॉर्ट टर्म लायबिलिटी मींस करंट लायबिलिटी। और जिसका पेमेंट जो है बियॉन्ड 12 मंथ के बाद अगर हो रहा है तो वो अपने आप में नॉन करंट लायबिलिटी है। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। सर आपने बैंक से लोन लिया 5 इयर्स के लिए,
बैंक से लोन लिया, क्या ये नॉन करंट लायबिलिटी है? पहले तो ये समझो बैंक लोन एक्सटर्नल लायबिलिटी है, और एक्सटर्नल लायबिलिटी में भी क्या, नॉन करंट लायबिलिटी। और उसके बाद एक पॉइंट आता है बेटा डिबेंचर। वैसे ये एग्जांपल आपको अभी समझ में नहीं आएगा बिकॉज क्लास 12 से रिलेटेड है। डिबेंचर एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंपनी को का फंड जो है वो कहां कहां से आता है? शेयर इश्यू करने से आता है, डिबेंचर इश्यू करने से आता है। तो डिबेंचर्स जो है बेसिकली उसे एनसीएल माना जाता है, नॉन करंट लायबिलिटी माना जाता है। और नेक्स्ट है बेटा लॉन्ग टर्म बोरोविंग। आप क्लास 11th के बच्चे हैं तो आपको सिर्फ एक एग्जांपल याद रखना है, वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आपने बैंक से लोन लिया, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब 5 years 10 years, ठीक है बेटा। उसके बाद करंट लायबिलिटी की बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये खूब है बेटा इतने। और एक शॉर्ट टर्म बोरोविंग भी बोल सकते हो, जैसे आपने एक ही साल के लिए छोटा सा एक लोन ले रखा है। जैसे मैं बात करूं बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ये शॉर्ट टर्म बोरोविंग है, ये शॉर्ट टर्म आपकी क्रेडिट फैसिलिटी है विच इज गिवन बाय द बैंक, ठीक है। तो वो अपने आप में क्या है बेटा, शॉर्ट टर्म बोरोविंग हो सकती है। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। सर इंटरनल की पॉइंट्स की अगर बात करें, इंटरनल लायबिलिटी जो होती है बेटा, वो इंटरनल लायबिलिटी जो होती है वो टुवर्ड्स दी प्रोप्राइटर होती है विच इज ऑल अबाउट कैपिटल। और एक्सटर्नल लायबिलिटी अमाउंट ड्यू टू आउटसाइडर, और जहां पर लॉन्ग टर्म है वो अपना आप में एनसीएल, जहां शॉर्ट टर्म है वो अपना आप में करंट लायबिलिटी हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है, कोई डाउट ही नहीं है। ओके बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बेटा, वो टॉपिक अपने आप में बहुत जबरदस्त पॉइंट है। क्या एग्जाम में उसका पूरा डिटेल चैप्टर हमारे सिलेबस में है? बिल्कुल बालकों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। डेप्रिसिएशन, इसका एक कंप्लीट चैप्टर आपके सिलेबस में है। क्या हमें डिटेल में पढ़ने को मिलेगा डेप्रिसिएशन? बिल्कुल मिलेगा, आपको डिटेल के अंदर पढ़ने को मिलेगा। सर डेप्रिसिएशन वैसे होता क्या है? क्या डेप्रिसिएशन एक तरह का एक्सपेंस या लॉस है? बिल्कुल। सर ये डेप्रिसिएशन लगता किस पे है? सर जितने भी आपकी फिक्स्ड डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं, चाहे वो टेंजिबल हो सकती हैं चाहे इनटेंजिबल भी हो सकती हैं, जिन पे डेप्रिसिएशन लगता है। सर डेप्रिसिएशन का मतलब सिंपल भाषा में अगर बात करें, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू में कमी होना। सर कैसे? लेटेस्ट सपोज एक मैन्युफैक्चरर ने मशीन परचेज की, और मशीन परचेज किया, उस मशीनरी को फैक्ट्री में इंस्टॉल किया, और इंस्टॉल करने के बाद प्रोडक्शन चालू किया। अब मुझे बताओ, जैसे जैसे टाइम बीतेगा क्या उस मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी? सर बिल्कुल कम हो जाएगी। सर कम होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो आप जब डेली यूज कर रहे हैं उसे, क्या उसकी वजह से भी उस एसेट्स की वैल्यू कम होगी? बिल्कुल। और नेक्स्ट, अगर आपने यूज नहीं भी किया है, आपने एज ए स्टैंड अलोन अपने पास रखा है, तो क्या तब भी उसकी वैल्यू कम होगी? बिल्कुल। क्यों? ड्यू टू पासिंग ऑफ टाइम, फ्लक्स ऑफ टाइम। और नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा टेक्नोलॉजी चेंज। जी हाँ, मैंने जो मशीनरी परचेज की थी वहां पर उसमें मैक्सिमम एनुअल प्रोडक्शन होता है 10,000, बट अभी मार्केट में उससे भी एडवांस्ड मशीनरी आ चुकी है। तो क्या टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से क्या उस पुरानी मशीनरी की वैल्यू कम हो जाएगी? बिल्कुल। जैसे आपने कई बार देखा होगा आईफोन के अंदर स्टार्टिंग में रेट बहुत ज्यादा होती है और ग्रेजुअली फिर धीरे धीरे क्या होती है बेटा, कम होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं सिंपली ये बोलना चाह रहा हूं, वो एसेट्स जो भी एसेट्स हैं जिनको हम यूज करते हैं बिजनेस के अंदर, या टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से या पासिंग ऑफ टाइम की वजह से, कोई भी रीजन से, या ऐसा भी हो सकता है मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया, मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया, एक्सीडेंट हो गया, क्या इन सभी रीजन की वजह से डेप्रिसिएशन लगेगा? बिल्कुल। सर डेप्रिसिएशन का मतलब है सिंपली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब एक वर्ड बेटा आता है अमोर्टाइजेशन।
और एक वर्ड आता है बेटा डिप्लीशन। देखा जाए तो तीनों का मीनिंग जो है, चाहे वो डेप्रिशिएशन है, चाहे वो अमोर्टाइजेशन है, चाहे वो डिप्लीशन है, बेटा मैं आपकी बुक में चैप्टर नंबर 2 के अंदर सिर्फ जो पॉइंट दे रखा है वो डेप्रिशिएशन दे रखा है। मैंने ये दोनों पॉइंट भी कवर कर लिए। कौन कौन से? पहला सर अमोर्टाइजेशन और दूसरा डिप्लीशन। ये दोनों वर्ड भी मैंने आपको कवर कर लिए। क्यों? रीजन बिंग, कहीं ना कहीं आपको डेप्रिशिएशन वाले चैप्टर में वो बात पढ़नी होगी, तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। डेप्रिशिएशन हो, चाहे अमोर्टाइजेशन हो, चाहे डिप्लीशन हो, इन तीनों का मीनिंग जो है वो बिल्कुल सेम है। मीनिंग क्या है सर? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, फिक्स्ड डेप्रिशिएबल एसेट्स, वैल्यू में गिरावट होना एसेट्स की। अब पॉइंट ये है, फिर सर ये तीनों वर्ड अलग अलग क्यों? बिकॉज डेप्रिशिएशन इज अप्लाइज टू टेंजिबल एसेट्स, amortization applies to intangible assets and depletion applies to natural resources। जी हाँ, डेप्रिशिएशन का यूज कहां होगा? टेंजिबल एसेट्स के लिए, और अमोर्टाइजेशन का यूज कहां होगा? इनटेंजिबल एसेट्स के लिए, और डिप्लीशन का यूज होगा बेटा नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। सर टेंजिबल एसेट्स कौन कौन सी हैं? बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी। इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी हैं? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारे के सारे बेटा। और नेचुरल रिसोर्सेज की अगर बात करें, माइंस है, ऑयल वेल्स है, ये सारे के सारे बेटा। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। ओके बेटा, आपको अभी चैप्टर नंबर 2 के अंदर इतना ही समझना है। डेप्रिशिएशन का मीनिंग क्या होता है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? डेप्रिशिएशन, और इनटेंजिबल एसेट्स के लिए अमोर्टाइजेशन, एंड नेचुरल रिसोर्सेज के लिए डिप्लीशन वर्ड यूज करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर जैसे मैं बात करूं माइंस की, तो जैसे जैसे आप एक्सट्रैक्ट करते हो, जैसे जैसे आप रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करते हो, क्या माइंस की वैल्यू भी धीरे धीरे कम हो जाती है? बिल्कुल सर, इसी वजह से वहां पर डिप्लीशन, मतलब उसकी वैल्यू में गिरावट जो आती है, उसको हम किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं? डिप्लीशन के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल। एक पॉइंट में और बोलना चाहूंगा, ये सारे के सारे एक्सपेंस या लॉस एक्चुअली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। हम चैप्टर नंबर 18 और 19 में भी इसका डिस्कशन करने वाले हैं। आइए बेटा नेक्स्ट, सारे के सारे बच्चे एक पॉइंट पढ़ने वाले हैं, एक्सपेंस। सर ये एक्सपेंस क्या है? खर्चा। अब ये खर्चे जो हैं बेटा, ब्रॉडली अगर मैं एक्सपेंस की बात करूं, एक्सपेंस आर दी कॉस्ट। एक्सपेंस क्या है बेटा? कॉस्ट इंकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस टू अर्न रेवेन्यू। एक्सपेंस वो खर्च, एक्सपेंस का मतलब खर्चा, और ये खर्चा क्या है? आप रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो आप इकोनॉमिक आउटफ्लो हो रहा है, एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट इंकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस टू अर्न रेवेन्यू। अल्टीमेट एक्सपेंस किया क्यों जा रहा है? जैसे मैंने स्टेशनरी का बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने किसी वर्कर को अपॉइंट किया, क्यों? मुझे देखने के लिए? क्या नहीं सर, उस बिजनेस को रन करना है, मुझे उस बिजनेस से पैसे कमाने हैं, मुझे उस बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट करनी है, तो मुझे उस बिजनेस में वर्कर चाहिए ताकि मुझे वहां बिजनेस में हेल्प मिल सके। तो बताइए मैं उस वर्कर को क्या पे कर रहा हूं? सैलरी। तो इसका मतलब सैलरी जो एक्सपेंस है, सैलरी जो एक्सपेंस है वो क्यों खर्च किया जा रहा है? बिकॉज ऑफ टू अर्न रेवेन्यू। They result in outflow of resources or depletion of assets or incurrence of liability। हाँ, ये जो एक्सपेंस है उसका तो या तो इमीडिएट आउटफ्लो होगा अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हो, या एसेट्स का डिप्लीशन, या फिर अगर पैसा अभी पे नहीं किया है, बकाया है, तो एक तरह से क्या क्रिएट हो जाएगा? लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगा। सर ये एक्सपेंस कौन कौन से हो सकता है? सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, डेप्रिशिएशन। जो हमने पे कर दिए, जो हमने पे कर दिए। बेटा प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब ये होता है कि एक्सपेंस का वो पार्ट, एक्सपेंस का वो
पार्ट या वो सारे एक्सपेंस जो आपने एडवांस में पे किए हैं, जो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है। एक्सपेंसेस, prepaid expenses are those expenses which are paid in advance but related to the future accounting period. They appear on the asset side of the balance sheet as a current assets. ध्यान से सुनना, प्रीपेड का मतलब क्या है बेटा? हम लोग जो रिचार्ज करवाते हैं ना, हाँ बेटा, हम अंबानी जी से जो रिचार्ज करवाते हैं जियो में, वो कौन सा करवाते हैं, प्रीपेड या पोस्टपेड? इस बात से अच्छे से समझने की कोशिश करो। प्रीपेड, हम पहले अंबानी जी को पेमेंट करते हैं, हम नीता अंबानी को पहले पेमेंट करते हैं, फिर सर्विसेज का आनंद लेते हैं। लेटर सपोज मैंने 3 मंथ्स का रिचार्ज करवाया 699 का, तो मैंने उनको पहले 3 मंथ्स का पेमेंट किया और फिर उनसे मैंने सर्विसेज लेना चालू की। बताइए क्या ये जो पेमेंट है प्रीपेड है? बिल्कुल। तभी तो हम क्या बोलते हैं कि आपने अब कौन सी सिम ले रखी है? प्रीपेड सिम ले रखी है। मतलब आपने पहले पेमेंट करना है, उसके बाद आनंद लेना है। क्या मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है। प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस पेमेंट। अब वो प्रीपेड इंश्योरेंस हो सकता है, प्रीपेड रेंट हो सकता है, एडवांस एडवर्टाइजमेंट, कोई भी। अब हाँ, अगर मैं प्रीपेड एक्सपेंस की बात करूं तो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, हम चैप्टर 18 और 19 में पढ़ेंगे, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं मतलब फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम करंट एसेट्स में दिखाते हैं। कहां दिखाते हैं बेटा? करंट एसेट्स में। और करंट एसेट्स में भी अदर करंट एसेट्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है वो सारे खर्चे जो ड्यू तो हो गए हैं बट अभी पे नहीं हुए। मेरे यहां कोई वर्कर काम कर रहा है, मेरे ईयर का लास्ट मंथ है, ईयर का लास्ट मंथ है, लेटेस्ट सपोज वो मंथ है मार्च, उसने मार्च मंथ में सर्विसेज मुझे प्रोवाइड की। आप जानते हैं कि नॉर्मली जो हमारा पेमेंट का सिस्टम रहता है वो क्या रहता है, जैसे अप्रैल मंथ में सर्विसेज दिया तो उसका पेमेंट हम लगभग मई 10 के आसपास या मई 7 तक कर लेते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट मंथ की देखा जाए तो हर महीने क्या जो पेमेंट है वो नेक्स्ट मंथ के 10 तक मान लो आप पेमेंट अगर होता है, ये हमारा सिस्टम है। तो आप मुझे बताइए जैन का पेमेंट कब होगा? फेब 10 तक। और फेब का पेमेंट कब होगा? मार्च। और मार्च का पेमेंट कब होगा? नेक्स्ट ईयर के अप्रैल तक। तो मुझे बताइए आपका जो लास्ट मंथ का पेमेंट है वो ड्यू तो कब हो गया? 31 मार्च को, बट क्या पेमेंट हो गया? नहीं। तो उसे बोलते हैं बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या बोलते हैं बेटा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या ये एक्सपेंस करंट ईयर से रिलेटेड होते हैं? बिल्कुल सर, करंट ईयर से रिलेटेड होते हैं, बट क्या पे हो गए? नहीं। यही बात मैं प्रीपेड की क्या कर रहा था, प्रीपेड में वो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं था बट एडवांस में पे हो गया। ये बात ध्यान से सुनने की है, समझने की है। करंट ईयर से रिलेटेड जो एक्सपेंस है जो अभी पे नहीं हुए हैं उसे बोलते हैं बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक वो एक्सपेंस जो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है बट आपने एडवांस पे कर दिया उसे बोलते हैं बेटा प्रीपेड एक्सपेंस। क्या बोलते हैं बेटा? प्रीपेड एक्सपेंस। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। प्रीपेड एक्सपेंस को आप करंट एसेट्स में दिखाते हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम करंट लायबिलिटी में दिखाते हैं बैलेंस शीट में। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। नेक्स्ट पार्ट रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल रिसिप्ट। उससे पहले मैं पढ़ाना चाहूंगा आपको टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। क्या पढ़ाना चाहूंगा? टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। सर ये एक्सपेंडिचर जो है वो ब्रॉडली हमारी बुक में कितने टाइप्स दे रखे हैं? एक तो बेटा दे रखा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक दे रखा है बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक दे रखा है बेटा आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ध्यान से सुनना बेटा। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो किससे रिलेटेड है बेटा? एसेट्स से रिलेटेड है। अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इंकर्ड फॉर परचेजिंग एसेट्स। सर मैं स्टेशनरी का बिजनेसमैन हूं और मैंने
क्या परचेस किया है बेटा? मैंने फर्नीचर परचेस किया, बना बनाया फर्नीचर परचेस किया। आप मुझे बताइए क्या ये एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है? द आंसर इज यस। अगर मैंने इमीडिएट पेमेंट कर दिया तो उसके लिए तो क्या वर्ड यूज होगा? अमाउंट स्पेंट। बट सोचो मैंने वो फर्नीचर ऑन क्रेडिट में परचेस किया है, ऑन क्रेडिट में, तो मेरा कौन सा ये वर्ड यूज होगा? लायबिलिटी इंकर्ड। चाहे आपने इमीडिएट पेमेंट किया है, चाहे आपने ऑन क्रेडिट परचेस किया है, मतलब लायबिलिटी इंकर्ड, बट ये दोनों ही चीजें किससे रिलेटेड है? परचेजिंग एसेट्स। आपने फर्नीचर चाहे कैश में खरीदा हो, चाहे क्रेडिट में खरीदा हो, फर्नीचर की बात चल रही है और फर्नीचर मेरा गुड्स नहीं है, मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है और मैंने फर्नीचर परचेस किया। फर्नीचर परचेस किया इसका मतलब मैंने जो एसेट्स परचेस किए हैं वो चाहे कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो, ये जो खर्चा है अपने आप में क्या है बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर आप देख सकते हो, मैंने जेसीबी परचेस की या मैंने गोल्ड परचेस किया, तो ये जो है बेटा, चाहे मैंने अमाउंट इमीडिएट पेमेंट किया है चाहे ऑन क्रेडिट है, क्या मैं उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल सकता हूं? बिल्कुल सर। एक वो खर्चा जो आप इमीडिएट पेमेंट कर रहे हो या लायबिलिटी क्रिएट हो रही है फॉर परचेजिंग ऑफ गुड्स। बेटा यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है? परचेजिंग एसेट्स। बट यहां पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड आता है वो आता है परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज, और सर्विसेज टेकन टू अर्न रेवेन्यू। बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट्स क्रिएट हो रही है, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई एसेट्स क्रिएट नहीं हो रही है। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिसका बेनिफिट जो है वो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड तक मिलता है, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट आपको सिर्फ एक सिंगल वन अकाउंटिंग पीरियड तक मिलता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्यों सर? वो किससे रिलेटेड है? एसेट्स। और आपने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? एसेट्स जो है हमारी, यहां पर मैं किस एसेट्स की बात कर रहा हूं? नॉन करंट एसेट्स। उन एसेट्स का आप जानते हैं बेनिफिट कब तक मिलता है? मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। क्या मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल सर। सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? एक एग्जांपल देता हूं बेटा, एडवर्टाइजमेंट। बेटा अनंत अंबानी ने जब जियो कंपनी लॉन्च की थी, जियो कंपनी लॉन्च किया था, उसने बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया। आपको पता है घर घर गली गली के अंदर, हर शहर, हर सिटी में, हर गांव में फ्री में नेट देना चालू किया, फ्री में। अब मुझे बताओ ये एक तरह का क्या था? फ्री में सिम कार्ड भी बांटे, फ्री में आपको नेट प्रोवाइड किया। बताओ ये सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो करने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या था? एडवर्टाइजमेंट। ये सारा का सारा एक्सपेंडिचर सर एडवर्टाइजमेंट था। अब मुझे बताइए एडवर्टाइजमेंट का नॉर्मली जो नेचर है वो क्या है बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट अगर बात करें बेनिफिट की तो बेटा आज भी बताओ अनंत अंबानी को आज भी उसका बेनिफिट मिल रहा है? हाँ, अब उन्होंने चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है। तो बेटा उन्होंने पहले नेटवर्क खड़ा किया, सारे लोगों को एडिक्शन किया, सारे लोग जियो परचेज करे। अब जैसे ही मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर बढ़ गए, मोस्ट ऑफ द लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, उसको परचेज कर लिया, अब उन्होंने चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। बताइए अब उस एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट क्या मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड तक मिल रहा है? हाँ, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब 1 साल से ज्यादा। ध्यान से सुनना मेरी बात। सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है
जिसका नेचर तो कैसा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट बेनिफिट कब तक मिल रहा है, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। दोनों मतलब ये हुआ कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसमें कुछ फीचर्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हैं और कुछ फीचर्स डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर हम बात करें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट की, क्या कोई एसेट्स क्रिएट हो रही है एक्चुअल में? नहीं। ये सर नेचर वाइज तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट प्रॉब्लम यह है जब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो बेनिफिट सिर्फ कब तक मिलना चाहिए, 1 अकाउंटिंग पीरियड तक मिलना चाहिए, बट हमें यहां पर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड तक बेनिफिट मिल रहा है। इसका मतलब यह हुआ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है इन दोनों का मिक्सअप है एक तरह से देखा जाए तो। नेचर वाइज तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट बेनिफिट आपको मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड तक मिलता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड तक मिलता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट आपको 1 अकाउंटिंग पीरियड तक मिलता है। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है बेटा, नेचर वाइज तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब उस हिसाब से तो बेनिफिट सिर्फ आपको 1 अकाउंटिंग पीरियड तक मिलना चाहिए, बट ये इकलौता एक ऐसा अलग एग्जाम्पल है जो नेचर वाइज तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट बेनिफिट की अगर बात करें तो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड तक बेनिफिट मिल रहा है। इसलिए हमने थर्ड कैटेगरी बना दी विच इज ऑल अबाउट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर दी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करी। हमें एक पॉइंट यह भी कवर करना है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। सर सिंपल सी बात है, अगर मैं एसेट्स परचेज कर रहा हूं, चाहे वो एसेट्स कैश में परचेज कर रहा हूं चाहे क्रेडिट में परचेज कर रहा हूं, तो एसेट्स परचेज करना अपने आप में कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो एसेट्स को बेचना, एसेट्स को बेचना, एसेट्स को बेचना, बेचने से जो पैसा आएगा वो अपने आप में कैसी रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट आर द रिसिप्ट विच आर नॉट रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या लिखा है? रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मतलब मशीनरी परचेज करना कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट मशीनरी सेल करना कैपिटल रिसिप्ट है। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। सर मैंने कहा सर आपने गुड्स परचेज किया, क्या परचेज किया? गुड्स, चाहे वो कैश में परचेज किया चाहे क्रेडिट में परचेज किया, गुड्स परचेज करना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गुड्स बेचना, बेचने से जो पैसा आ रहा है वो सर रेवेन्यू रिसिप्ट है। इट इज द अमाउंट रिसीव्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस और फ्रॉम यूज ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज, अमाउंट रिसीव्ड या रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स या फिर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपने गुड्स बेचा है या सर्विसेज प्रोवाइड की है, उससे अगर आपको अमाउंट मिल रहा है तो बेटा ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, RR। सर कैपिटल रिसिप्ट कब हो जाएगी? अगर आप एसेट्स को बेच रहे हो, एसेट्स को बेच रहे हो और उससे अमाउंट मिल रहा है तो वो अपने आप में बेटा कैपिटल रिसिप्ट है। एक और बात, क्या हम कैपिटल को कैपिटल रिसिप्ट बोल सकते हैं? हाँ। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द ओनर, अगर एक ओनर जो है कैपिटल को जो कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो किस तरह की रिसिप्ट मानी जाती है? कैपिटल रिसिप्ट मानी जाती है। अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो वो कैपिटल अपने आप में कैपिटल रिसिप्ट है। सर एक और बात, अगर आपने कहीं से भी लोन लिया है बैंक से, सर वो लोन लेना भी अपने आप में कौन सी रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट है। सर क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। ओके बेटा, तो आपको दिमाग में कैसे रखना है? कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट। एसेट्स का खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट्स को बेचना कैपिटल रिसिप्ट, गुड्स खरीदना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गुड्स बेचना या सर्विसेज प्रोवाइड करना रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। आइए नेक्स्ट पार्ट।
आज का लास्ट टॉपिक स्टॉक। स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सर स्टॉक क्या है, स्टॉक को हम पढ़ेंगे। स्टॉक जो है बेटा, स्टॉक मींस इन्वेंट्री या गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड या अनयूज्ड। अगर आप ट्रेडर हैं, क्या बेटा, ट्रेडर कौन होता है, जो बना बनाया गुड्स परचेज करता है और मार्केट में सेल करता है। अगर उसके पास रिमेनिंग अनसोल्ड गुड्स पड़ा है तो वो अपने आप में क्या है बेटा, स्टॉक। और अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो उसके पास जो रॉ मटेरियल है जो अभी तक यूज नहीं हुआ है ऑन अ पर्टिकुलर डेट, तो वो अपने आप में क्या है बेटा, स्टॉक। स्टॉक जो है ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है। अगर मैं ईयर के बिगिनिंग की बात करूं, बिगिनिंग ऑफ ईयर की बात करूं, तो इस पॉइंट पे, इस मोमेंट पे, इस पर्टिकुलर डेट पे जो स्टॉक है वो अपना आप में ओपनिंग स्टॉक है। और जो क्लोजिंग डेट की बात कर रहे हैं, क्लोजिंग डेट की अगर बात कर रहे हैं, इस दिन हमारे पास जो स्टॉक है वो अपना आप में क्लोजिंग स्टॉक है। समझ में आ रही मेरी बात? अगर ईयर के बिगिनिंग में कोई स्टॉक है तो वो अपने आप में ओपनिंग स्टॉक है, और ईयर के जो क्लोजिंग डेट पे है उसे क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। मैं सिंपली बोलना चाह रहा हूं, क्या इस बार का क्लोजिंग स्टॉक क्या नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा? बिल्कुल हाँ, इस बार का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। पर ये प्रोसेस चलती रहती है। एक और बात, स्टॉक और गुड्स और इन्वेंट्री इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब समझे, जो बना बनाया गुड्स परचेज करते हैं और सेल करते हैं। कंप्राइजेस गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इट कंप्राइजेस द प्रोसेस्ड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर द पर्पज ऑफ सेल। मतलब इनके पास जो ऐसा रॉ मटेरियल जो अभी तक यूज नहीं हुआ है। और ट्रेडिंग कंसर्न की बात करें तो वो स्टॉक जो अभी तक सेल नहीं हुआ है। सर रॉ मटेरियल क्या होता है? आप जानते हैं रॉ मटेरियल, जैसे मैं बात करूं बेकरी बिजनेस की, तो बेकरी बिजनेस में आप जानते हैं हम लोग फाइनल गुड्स जो बनाते हैं, केक, मफिन वगैरह, केक, पेस्ट्री वगैरह, तो वहां पर जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं वो हमारे क्या है, रॉ मटेरियल। तो वो रॉ मटेरियल लिखा ना, इट कंप्राइजेस द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स लेइंग अनयूज्ड। मतलब सिंपल सी बात है, गुड्स का वो फॉर्म जो फाइनल गुड्स नहीं है, मैं स्टार्टिंग फॉर्म की बात कर रहा हूं। जैसे मैं केक, पेस्ट्री बना रहा हूं, बना के मार्केट में सेल करता हूं, तो केक और पेस्ट्री मेरा फाइनल गुड्स है। बट उसको बनाने में जिन इंग्रेडिएंट्स को मैंने यूज किया, क्या वो रॉ मटेरियल है? हाँ, जो बिल्कुल रॉ फॉर्म में है, बिल्कुल रॉ फॉर्म में, वो अगर अनयूज्ड है, जो अभी तक यूज नहीं हुए हैं, लेइंग अनयूज्ड, वो अपने आप में क्या है बेटा, वो अपने आप में है रॉ मटेरियल का स्टॉक। और वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कि ना तो वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में है और ना ही वो फिनिश गुड्स की फॉर्म में है। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि वो स्टॉक का फॉर्म जो ना तो रॉ मटेरियल की फॉर्म में है और ना ही कंप्लीट फाइनल गुड्स की फॉर्म में है, वो अपने आप में क्या हो गया बेटा, वो अपने आप में हो गया वर्क इन प्रोग्रेस। मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूं बेटा। लेटेस्ट सपोज ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है। अब अगर इसकी बात करें तो हमने सबसे पहले रॉ मटेरियल मार्केट से परचेज किया। अब रॉ मटेरियल पे कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे, मतलब हमारे वर्कर कुछ काम करेंगे और काम करने के बाद वो क्या बनाएंगे, फाइनल गुड्स बनाएंगे। तो रॉ मटेरियल जो है वो हमने मार्केट से परचेज किया और उस पे हमने कुछ वैल्यू एडिशन किया और फाइनली क्या बना दिया हमने, फाइनल गुड्स, जो कि हम कस्टमर को बेचने वाले हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ये जो फॉर्म है वो रॉ मटेरियल है, ये जो फॉर्म है फाइनल गुड्स है। बट एक वो फॉर्म जो ना तो रॉ मटेरियल की फॉर्म में है और ना ही फाइनल गुड्स की फॉर्म में है। मतलब आप बोल सकते हो कि आप एक तरह से 50% फिनिश गुड्स,
50% फिनिश गुड्स मतलब ना तो वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में है 100%, ना ही वो फाइनल गुड्स के फॉर्म में है 100%, एक बीच का पॉइंट, उसे मैं क्या बोलने वाला हूं? वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोलने वाला हूं बेटा? वर्क इन प्रोग्रेस। क्या मेरी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती है। नेक्स्ट, चलो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। और हमने जो आज कवर किया है ये सारे चीजें बेटा अच्छे से रिवाइज करेंगे। आपने पार्ट 1 भी देखा है, पार्ट 2 भी अच्छे से रिवाइज करेंगे और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू। Okay, let's go.